अगर आप चाहते हैं कि इस देश में आपकी कोई योजना है, आप इस देश के लोगों के लिए कोई सपना देखते हैं, आप चाहते हैं कि कल को फिर से आंगनवाड़ी का बच्चा जो है वो पीएचडी करता रहे, वो भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके, इस देश के प्रधानमंत्री को अकाउंटेबल ठहराया जाए, उनसे सवाल पूछा जाए, गृह मंत्री से ये पूछा जाए कि आप जो परिवारवाद पे भाषण देते हैं तो आपका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बना है, और इसको पूछने के चलते किसी आम नागरिक को जेल में ना डाला जाए, उसके ऊपर जो है देशद्रोह के झूठे मुकदमे। लेकिन आप बता नहीं रहे हैं अभी। मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, तो कैसे हुआ था? मतलब वो सीपीआई छोड़ के क्या आपको कांग्रेस से ऑफर आया था या फिर ऑफर किसके थ्रू बात हुई थी? कांग्रेस कोई मॉल थोड़ी है कि ऑफर देगी कि क्रिसमस आ रहा है तो 50% ऑफ दे देते हैं। नहीं, कुछ बातचीत तो होती है ना। ये सामाजिक जरूरत होती है, प्रासंगिकता होती है। मैं आपको इस देश के आज़ादी के आंदोलन के इतिहास की तरफ फिर से ले जाना चाहूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे, नहीं, ये 2021 में क्या हुआ था? चक्र होता है ना, ये चक्र होता है, ये समय होता है। आज बहुत सारी पार्टियां जो इंडिया अलायंस का पार्ट थी, वो कभी जो है एनडीए में थी, वो जो है बीजेपी के साथ। एक सेकंड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने पार्टी क्यों बदली। अच्छा। मेरा सवाल वो नहीं है, मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूं। मेरी कहानी वो हुआ कैसे था? मेरी कहानी में आपको कहते हैं कि राहुल गांधी को आप बड़े पसंद आ गए थे, कुछ लोग कहते हैं। नहीं, राहुल गांधी जो आज कह रहे हैं, जो वो मुद्दे उठा रहे हैं, वो मुद्दे हमारे जैसे आम नौजवानों के मुद्दे। हाँ, राहुल गांधी ने ये कहा था जब उनके कुछ करीबी लोग छोड़ कर गए थे, उन्होंने कहा था मुझे डरने वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे लड़ने वाले लोग चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने कुछ 2x2 किया, फिर लगाया कि कन्हैया कुमार राहुल गांधी को इसलिए पसंद आ गए क्योंकि कन्हैया कुमार जेल जाने के बाद भी सरकार के खिलाफ लड़ते आए हैं। देखिए, बात ये सिर्फ दो व्यक्तियों के समझौते का नहीं है, बात ये दो व्यक्ति के संबंधों का नहीं है, बात ये मुद्दों का है, बात ये विचारों का है। राहुल गांधी आज इस देश में बहुसंख्यक आबादी, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, दलित हो, ओबीसी हो, गरीब लोग हों, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, उसके लिए मुखरता से लड़ रहे हैं। आप यूं समझ लीजिए कि जो सत्ता का चक्रव्यूह है ना, उस चक्रव्यूह के सामने कोई व्यक्ति अभिमन्यु की तरह खड़ा है। हाँ। उसका नाम राहुल गांधी। और आपको भी ये समझ में आ गया कि अगर इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी है, इतनी ताकतवर पार्टी से लड़नी है, तो कांग्रेस में रहकर बेहतर लड़ाई लड़ी जा सकती है। मुझे सिंपल एक बात समझ में आई कि लड़ाई जब एक ही है, हाँ, तो फिर अलग अलग क्यों रहना है? तो सबको जो है एक साथ होना चाहिए। तो अलायंस तो मैं नहीं बना सकता था, मैं साधारण व्यक्ति हूं, कम से कम अलायंस जो बना सकता है उस व्यक्ति के साथ तो खड़ा हो सकता हूं। भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे हैं तो मैं भी उनके साथ चल सकता हूं। मतलब यही ना कि छोटी पार्टी में रहकर आप वो सब नहीं कर पाते जो एक बड़ी पार्टी में आकर, राष्ट्रीय पार्टी में आकर आप कर सकते हैं। बात बड़ी छोटी की नहीं है, बात समय की जरूरत की है। मैं समझ गया। आज का दौर यह है सर कि आप मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश ना करें, मिनिमम अंडरस्टैंडिंग पे मैक्सिमम यूनिटी कैसे बन सकती है, इसका प्रयास होना चाहिए। और जो लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते कांग्रेस में आए क्योंकि आप सांसद बनना चाहते हैं, तो इस सीपीआई से आप सांसद नहीं बन पाते। नहीं, ऐसा नहीं है, सीपीआई के सांसद हैं, सीपीआई की जो है एक सरकार है एक राज्य में। नहीं, सीपीआई से तो लड़के आप हार गए थे ना चुनाव। नहीं, वो तो मैं बिहार में चुनाव हार गया था ना। ठीक है ना। वो अभी एक बात बताइए, हिंदी पट्टी में कोई व्यक्ति अगर चुनावी भविष्य को देखेगा तो महत्वाकांक्षा की बात तो बीजेपी पूरा कर रही है। महत्वाकांक्षा पूरा करने के लोग भाजपा में जा रहे हैं, कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में जा रहे हैं। इसका मतलब महत्वाकांक्षा वाली बात ठीक नहीं है। इसका मतलब मैं एक वैचारिक व्यक्ति हूँ, इसका मतलब इस देश के आम लोगों के लिए हमारे मन में कुछ सपने हैं, इसका मतलब हमारे जीवन का जो दर्द है हम महसूस करते हैं कि और नौजवान इस देश का वो दर्द ना। वैसे भाजपा ने कभी कहीं कोई ऑफर कहीं फीलर आया था कि भाई आ जाओ बीजेपी में आ जाओ? देखिए, आप राहुल गांधी, जैसे हार्दिक पटेल चले गए, याद है ना आपको? आप राहुल गांधी का विरोध कीजिए। हाँ। आप कोई भी हो, हाँ। आपका शर्त यही है कि आपको राहुल गांधी का विरोध करना पड़ेगा। हाँ। आपके लिए बीजेपी का द्वार खुला हुआ है। आपके ऊपर चाहे कोई भी आरोप हो, चाहे भाजपा कहीं से कोई मैसेज कहीं आया है आज तक, आप तक पहुंचा है? हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि उस बात का जिक्र ही क्या करना जिस बात का कोई महत्व ही ना हो। ठीक है कन्हैया, ईमानदारी से बताइए कि इन 2-3 सालों में, लेफ्ट से कांग्रेस में आने के बाद के 2 साल, आपके अंदर कुछ बदला है? थोड़ा बहुत भी बदलाव आया है? क्योंकि आपका विजन बड़ा हो गया होगा, क्योंकि उस समय सीपीआई में थे, जाहिर है लेफ्ट पार्टी अपने हिसाब से सोचती है, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सोचती है क्योंकि उसे पूरे देश का ध्यान रखना है, पूरे देश में उसका फुटप्रिंट है। कुछ बदला है अंदर? एक जो हाँ, देखिए बदलाव तो सत्य है, ठीक है। एक तो अब आप उस उम्र में नहीं है,
अब हम जीवन के जो है अगले दशक में प्रवेश कर चुके हैं। 36 के हो गए अब आप। उस वक्त हम 20 से 30 के उम्र में थे, अब हम 30 से 40 की उम्र में हैं। हाँ। 36 साल उम्र हो गया है। तो जब आपका एज होता है, जब आप ग्रो करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कई सारे बदलाव आपके जीवन में आते हैं। बचपन से ही तो दाढ़ी लेके पैदा नहीं हुए थे ना, तो जवानी के साथ ही आई। तो बदलाव तो एक बात है, लेकिन एक बात जो मैं आपके सामने आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि जब आप कांग्रेस पार्टी में होते हैं ना, तो सिर्फ आप विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब आप सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करेंगे ना, तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आपको अकाउंटेबल ठहराएंगे कि अच्छा आप ये बात कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होना तो चाहिए, क्यों होना चाहिए? तो आपने आप क्यों नहीं बताइए। लागू किया है हिमाचल में? exactly. तो हम ना कांग्रेस पार्टी में आज अगर हैं तो इस बात के लिए भी हैं कि हम सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं करेंगे, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी लेंगे। क्योंकि आपको किसी राज्य में सरकार भी चलानी पड़ रही है, 3 राज्यों में है अभी सरकार। तो हम ये इंश्योर करेंगे ना कि हम उतना ही वादा करें जो पूरा कर सकें, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध ना करें। अब हम कहते हैं कि ओल्ड पेंशन लागू होना चाहिए, तो हमारी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करती है। ओके।